चलिए खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं। फर्स्ट इंडिया का विकसित राजस्थान @2047 कार्यक्रम एक सतत समावेशी और प्रगतिशील राज्य की अवधारणा पर आधारित 22 तक लक्ष्य आवंटित कर दिया गया और उसके परिप्रेक्ष्य में जो 21-22 तक लक्ष्य मिले थे 17,15,000 परिवार, उसमें से राज्य की प्रगति 98.52% रही। जो शेष 25,244 परिवार ऐसे हैं जिनमें किन्हीं कारणों से आवास नहीं बना पाए, जिसमें कुछ आवास तो जैसे एकल लाभार्थी परिवार था या स्थायी पलायन या विभिन्न कारणों से वो आवास बंद पड़े हैं विवाद के कारण से, ऐसे आवासों को छोड़कर शेष सभी 100% आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। भारत सरकार द्वारा 22-23 में लक्ष्यों का आवंटन नहीं किया गया। 24-25 में सितंबर में और जनवरी में लक्ष्यों का आवंटन हुआ, फिर 25-26 में जो शेष परिवार थे उनका सभी का लक्ष्य आवंटित कर दिया गया। उसमें आप देखेंगे राज्य सरकार की जो पंचायत राज संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उन्होंने इसमें क्रियान्वयन में भरपूर सहयोग किया और इस योजना को प्राथमिकता से क्रियान्वित किया। उसी परिप्रेक्ष्य में 24-25 में जो स्वीकृति जारी करने का राजस्थान का अचीवमेंट है वो 99.99% है, जो कि देश में प्रथम है। और इसी परिप्रेक्ष्य में 25-26 में अभी सेकंड स्थान पे है। इसका कारण है कि विभिन्न तकनीकी कारणों से कुछ स्वीकृतियाँ जारी नहीं हो पा रही हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये योजना के क्रियान्वयन को देखा जाए तो जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, सभी लोगों ने इसमें भरपूर इसको प्राथमिकता दी है और इसके क्रियान्वयन को ये प्राथमिकता से किया है, जिससे कि गरीब परिवार को आवास समय पर उपलब्ध हो सके। आज ये 2016-17 से लेकर 25-26 तक राज्य में 24,33,000 परिवारों को आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिसमें 17,66,000 परिवार ने आवास पूर्ण कर लिया गया। शेष जो 25-25 और 25-26 में जो आवास स्वीकृत है वो प्रगतिरत है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवास के साथ जो केंद्र व तस्वीरें दिखाते हैं फर्स्ट इंडिया का विकसित राजस्थान @2047 कार्यक्रम। नमस्कार। आज की इस राज्य स्तरीय कार्यशाला में मैं आपका अपनी ओर से और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा सौभाग्य है आज इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री और आप सबके प्रिय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं। मंत्री जी के लिए मैं कभी कहता हूं ये संस्था है, आज मेरे मन में आ रहा है कि ये वन मैन आर्मी है। जिस तरह से कल भी आप निरीक्षण कर रहे थे, छापामारी कर रहे थे और रात को 4 बजे आप वापस लौटे हैं फील्ड से, ये अपने आप में एक अनूठी बात है और एक बहुत ही प्रेरणादायक बात है। ऐसी वन मैन आर्मी जिसका अपना सूचना तंत्र है, विभाग से जानकारी कोई आए उससे पहले ही आपको अपने सूत्रों से जानकारी मिल जाती है और किसी भी तरह के कोई भ्रष्टाचार की शिकायत हो, भ्रष्टाचार की कोई बात हो, उसको चेक करने, उसको दूर करने खुद ही सीधे पहुंच जाते हैं और डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। ऐसे मंत्री ग्रामीण विकास विभाग को नेतृत्व दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में ग्रामीण विकास विभाग की जो भूमिका विकसित राजस्थान 2047 के संदर्भ में तय की गई है वो पूरी नहीं होगी, बल्कि अपनी एक छाप छोड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये कार्यशाला फर्स्ट इंडिया का एक विजन है। जिस तरह से राज्य सरकार का विजन है, पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2047 भारत के संदर्भ में दिया, उसके क्रम में सभी राज्यों ने अपना अपना विजन 2047 दिया और राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश रहा जिसने पिछली 13 अक्टूबर को जब अमित शाह जी आए थे अपना राजस्थान का विजन डॉक्यूमेंट विजन 2047 लॉन्च कर दिया, एक्चुअली लॉन्च कर दिया। फर्स्ट इंडिया का भी ये विजन है कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च हुआ है उसमें हर विभाग के जो दायित्व बताए गए हैं, जो भूमिका बताई गई है, जो रोल बताया गया है, उस रोल को उस विभाग से जुड़े हुए फील्ड फंक्शनरीज तक पहुंचाया जाए। हमारा काम केवल न्यूज़ दिखाना नहीं है, बल्कि हम इसको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी मानते हैं कि राजस्थान के विकास में हम भी अपना सहयोग दे सकें। इसलिए जो आप पूरे राज्य से, मैं बड़ी खुशी ये कहते हुए पूरे राज्य से जिला प्रमुख महोदय, उप जिला प्रमुख महोदय, उनके जो कार्यकारी अधिकारी हैं, वो प्रधान
उप प्रधान और उनके जो BDOs हैं वो यहाँ बड़ी संख्या में आज यहाँ मौजूद हैं और पूरे राज्य में यहाँ जो भी मंथन होगा उस बात को, उस विचार को, उस कार्य योजना को लेकर के जाएंगे और आने वाले समय में कैसे स्टेज वाइज हमको अपने अपने कार्य योजना का निष्पादन करना है, कैसे हमको कार्य योजना लागू करनी है, इस बारे में उनको पूरी जानकारी होगी तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में नीचे के स्तर तक, बिल्कुल आखिरी व्यक्ति तक इस कार्य योजना की जानकारी देंगे और उससे जो मिशन है वो वास्तविक रूप में धरातल पर उतर पाएगा। इसी तरह की एक कार्यशाला हम पहले UDH के साथ कर चुके हैं, 7 तारीख को हम LSG के साथ कर रहे हैं, मेडिकल एंड हेल्थ के साथ कर चुके हैं, शिक्षा विभाग के साथ कर चुके हैं। लेकिन ग्रामीण विकास अपने आप में इतना बड़ा क्षेत्र है, उसमें ये पहल ली है विभाग ने, ये वास्तव में एक साधुवाद की बात है, बधाई की बात है। मैं इसी मौके पे विभाग की ACS श्रेया गुहा जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जैसे ही हमने प्रस्ताव दिया, मंत्री जी ने उसको हाथों हाथ विभाग में भेजा और श्रेया जी ने उसको फटाफट एग्जीक्यूट कराया। जुगल जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों ने सब ने मिलकर के इसको अमली जामा पहनाया और आप सब लोगों को आमंत्रित किया आज की इस कार्यशाला में। जब हम बात करते हैं विजन डॉक्यूमेंट 2047 की, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें ग्रामीण विकास विभाग से ज़्यादा बड़ी भूमिका किसी और की नहीं है। आमतौर पे लोग विकास को गलत समझ लेते हैं, शहरी विकास को ही सब कुछ मान लेते हैं और ये मानते हैं कि बड़ी बड़ी सड़कें हो गई, बड़े बड़े फ्लाईओवर हो गए, मेट्रो हो गई और दूसरे आधुनिक यंत्र तंत्र हो गए, मॉल्स हो गए, शॉपिंग मॉल हो गए और उसको हम विकास का एक मापदंड मान लेते हैं, प्रतिमान मान लेते हैं। ये मैं मानता हूं ऐसा ही है जैसे कि हम सोचें कि चेहरा खूबसूरत है लेकिन बाकी पूरा शरीर रोगग्रस्त है या स्वस्थ नहीं है। ये हम सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत गांवों का देश है। भारत की आबादी का मोटे तौर पे 70% भाग गांवों में रहता है। राजस्थान के संदर्भ में ये आंकड़ा और ज़्यादा है, 75% लोग गांवों में रहते हैं। ये 2011 के आंकड़े हैं। उसके बाद 1-2% का और सुधार हुआ होगा, लेकिन ज़्यादा सुधार की बात नहीं है। इस विचार को ऐसे पैदा हुआ कि कुछ समय पहले मंत्री जी कहीं ग्रामीण क्षेत्र में बात हो रही थी तो लोगों से पूछा, भाई 2047 में आप क्या सोचते हो, आपके गांव का कैसा विकास होगा? तो उन्होंने कहा, साहब यहाँ भी बड़े बड़े फ्लाईओवर बन जाएंगे, रेड लाइटें लग जाएंगी, ट्रैफिक की लाइटें लग जाएंगी और सब कुछ ऐसा आधुनिक हो जाएगा। तब जाके विचार आया कि लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि गांवों में विकास का मतलब शहरी विकास नहीं है। आज भी गांव वाले शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, अंधी दौड़ है। शहरों में रोजगार सोचते हैं, वहां रोजगार मिल जाएगा, शहरों में अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, इलाज कराना होता है तो शहरों की तरफ भागते हैं। तो शहरों की तरफ उस दौड़ को, उस पलायन को रोकना है, क्योंकि इस दौड़ और पलायन से किसी का भला नहीं हो रहा। गांवों में जो गांवों की ब्यूटी थी, जो गांवों का जो जिसको आप कह सकते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी, चाहे वो कुटीर उद्योग थे, चाहे वो खेती थी, चाहे वो कोई और इस तरह के कार्यक्रम थे, वो सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। आज आप देखते हैं मनरेगा में आपको मजदूर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। खेतीहर किसान जो है बिहार और दूसरे प्रदेशों से आकर के खेतों में जो है वो लेबर के रूप में काम करते हैं। हमारे यहाँ का जो लोग हैं, जो युवा है ग्राम का, वो शहरों की तरफ भाग रहा है, चाहे वो रोजगार की तलाश में भाग रहा है, चाहे वो पढ़ाई करने की तलाश में भाग रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए भाग रहा है, लेकिन ये स्थिति सही नहीं है। तो जब हमारे राज्य का 75% और देश का 70% भाग आबादी गांवों में रहती है, तो हमें ग्रामीण विकास पे बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। अभी जो डॉक्यूमेंट बना है, इस डॉक्यूमेंट में बड़े स्टेज वाइज सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि ग्रामीण विकास के लक्ष्य कैसे होंगे। जैसा अभी आपने एवी में देखा था, 2030 तक क्या होगा, 2035 तक क्या होगा, 2040 और फिर 2047 कैसे 4 हिस्सों में बांट करके होगा और किन किन क्षेत्रों में खास फोकस दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको भी हमने यहाँ बताया है। अब ये कहते हैं कि भारत विकसित होगा 2047, तो भारत तभी विकसित होगा जब सारे राज्य विकसित होंगे, क्योंकि स्टेट्स मेक द नेशन, राज्य मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो इसलिए राज्य के ग्रामीण विकास पे फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज को जब हम सोचते हैं कि हमको लागू करना चाहिए, तो प्रचार प्रसार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है उससे बेहतर कोई साधन नहीं हो सकता है।
अभी मैं मोटी मोटी बात आपको एक एवी के माध्यम से या पीपीटी के माध्यम से बताना चाहता हूं। पीपीटी करेगा? इससे होगा? हाँ, तो ये आप सब लोगों को मालूम ही है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था। उसके बाद राजस्थान में इस चीज को लागू करने का निर्धारित किया गया और 4 स्तंभ रखे गए मुख्य तौर पे, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, जिसको ज्ञान भी कहा गया, उस रूप से इसको 4 रखा गया। राजस्थान, जैसा हम बात कर रहे थे कि राज्य पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य है और ये एक बहुत खुशी की बात है कि ये राज्य प्रगति करता करता बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आकर के अब पूरे देश की 7वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी हमारी रैंकिंग सुधर करके 7वें नंबर पर आ गई है और जो लक्ष्य 2047 का है वो हमको इसको $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का हमारा लक्ष्य है। इसी तरह से ग्रामीण विकास विभाग का इसमें बहुत महत्व है, क्योंकि ग्राम समृद्ध होंगे, ग्रामीण एरिया समृद्ध होगा, तभी हमारा पूरा प्रदेश समृद्ध हो सकेगा। ये आपने देखा, इसमें जो 4 चरणों की बात मैंने कही थी वो इसी में लिखा हुआ है। इसी तरह से जो 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं वो है औद्योगिक और आर्थिक विकास, डिजिटल राजस्थान और स्मार्ट गवर्नेंस। आपने देखा होगा कि भारत की हमेशा बात आती है कि भारत में जितना बढ़िया डिजिटलाइजेशन हुआ है, जितना बढ़िया ई गवर्नेंस हुआ है, उतना बड़े बड़े विकसित राष्ट्रों में भी नहीं है। आज आपको रिक्शे वाले को भी पेमेंट करना तो आप पेटीएम के माध्यम से कर सकते हैं। आज आप एक थड़ी पे चाय पीते हैं, उसको भी आप पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इस चीज़ को और बढ़ाना है, गांव-गांव तक लेकर के जाना है। और हमारी स्ट्रेंथ क्या है कि हमारे पास ये ग्रीन एनर्जी का जो है हब है। सौर ऊर्जा में हम लीड कर रहे हैं, पवन ऊर्जा में हम लीड कर रहे हैं और हाइड्रोजन की परियोजनाएं भी अब आगे बढ़ रही हैं। शहरी और ग्रामीण विकास की कनेक्टिविटी को हमको बढ़ाना है। सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण, उसमें हमारा स्वास्थ्य है, हमारा पोषण है और जो हमारी आर्थिक स्थिति है गांव के लोगों की, उसको इंप्रूव करने की बात है। इसी तरह से जो हमने इसमें मुख्य उद्देश्य रखे हैं इस विजन में, उसमें 100% साक्षरता रखा है और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच की बात हमने कही है। ये माना जाना चाहिए कि जब 2047 आएगा तो कोई भी व्यक्ति निरक्षर ही नहीं रहेगा या साक्षर ही नहीं होगा, बल्कि शिक्षित होगा। कोई ना कोई एक बेसिक, चाहे वो प्राइमरी एजुकेटेड हो, चाहे वो मिडिल एजुकेटेड हो। अभी हम पढ़े लिखे को साक्षर से भ्रमित हो जाते हैं। साक्षर का मतलब है उसको अक्षर ज्ञान है, लेकिन हमारा साक्षर होना ही पर्याप्त नहीं है, हमको शिक्षित करना है सभी को। इसी तरह से जब तक हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं होंगी, गांव में ही हमको सब तरह का स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, गांव में ही टेलीमेडिसिन के सेंटर्स नहीं खुल जाएंगे ताकि वो देश विदेश के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ में अपना कंसल्टेशन कर सकें, तब तक ये नहीं हो सकता है। इसी तरह से पर्यावरण संरक्षण और युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण, और उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है कौशल विकास, यानी स्किल डेवलपमेंट। अगर ग्राम के आदमी को, महिला को अगर हम कौशल विकसित कर देते हैं, उसको स्किल डेवलपमेंट में लगा देते हैं, गांव-गांव में IIT खोल देते हैं, महिलाओं के प्रशिक्षण के केंद्र बना देते हैं, तो आज भी आप देखते हैं ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिनको थोड़ा सा भी स्किल डेवलपमेंट हुआ तो उनकी आर्थिक स्थिति में कई गुना सुधार हुआ है। जैसे बाड़मेर की रुमा देवी फाउंडेशन है, आपने देखा है ग्रामीण महिला ने कैसे लोगों में स्किल का डेवलपमेंट करके, लोगों को एक कौशल विकसित करके कैसे उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा है। अब ग्रामीण विकास विभाग की जो प्रासंगिकता है वो बेसिकली कृषि और संबद्ध क्षेत्र है। हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा रोल है। आज हम भ्रमित हो रहे हैं, कृषि के नए नए तकनीक आ गई हैं, उन नई नई तकनीकों को हमको गांव लेवल पे पहुंचाना होगा। विकसित भारत या विकसित राजस्थान का एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमारे उन्नत कृषि होनी चाहिए। कृषि का उत्पादन कई गुना बढ़ाया जा सकता है। आज जो किसान MSP पे, मिनिमम रिजर्व प्राइस पे जो निर्भर रहते हैं, वो नहीं होकर के बाजार में उनको बेहतर मूल्य मिलना चाहिए, जिससे वो उस काम में लगे रहें और बेहतर तकनीक से कृषि करें। इसी तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र में, जिसको हम पहले कुटीर उद्योग कहते थे, तो MSME है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उनको विकसित करना होगा। युवाओं पे केंद्रित करके नए कार्यक्रम बनाने होंगे और युवाओं का जो शहरों में अंधी दौड़ है रोजगार की आस में, उसको रोकना होगा। इसके अलावा जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे की हम बात कर रहे हैं, तो हर घर में बिजली, हर घर में पीने का पानी और सड़क कनेक्टिविटी। सड़क कनेक्टिविटी किस लिए?
कि किसान अपनी उपज को कृषि उपज मंडियों तक ले जा सके, उसको बेहतर मूल्य मिल सके। किसी भी विकसित देश में आप देखेंगे तो उसका पर कैपिटा जो बिजली का कंजम्पशन है वो बहुत ऊंचा होता है और ये एक विकास का मानक होता है। तो गांवों में एक आम धारणा बन गई है कि 8 घंटे बिजली आएगी, उसमें जद्दोजहद इस बात पे रहती है कि बिजली रात को नहीं आए, सब दिन में आ जाए। तो ये सब चीजें भूल करके आने वाले समय में हम विकसित तभी कहला पाएंगे जब गांव के हर घर में 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी, पीने का पानी नल से आएगा, जो जेजेएम आपकी है जल जीवन मिशन है वो इसमें काम करेगा, सड़कों की कनेक्टिविटी की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। और बिजली के मामले में भी मैं कहना चाहता हूं, मंत्री जी खुद समझते हैं इस बात को कि राजस्थान आने वाले समय में केवल बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं होगा बल्कि अन्य प्रदेशों को यहाँ से बिजली उपलब्ध होगी। इसी तरह से सामाजिक विकास है, ग्रामीण स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, महिलाओं युवाओं के सशक्तिकरण की बात हो, ये सब चीजें हमको अपनी कार्य योजना में डालनी पड़ेंगी। इसके अलावा आधुनिक कृषि की हमने बात करी और रोजगार और कौशल विकास की हमने बात करी। एक बात है कि कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, लक्ष्य क्या होने चाहिए? ऐसी चीजें जिनको अगर हम देखें तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम वास्तव में विकास के एक मिनिमम लेवल को अचीव कर चुके हैं। तो जीवन प्रत्याशा जो अभी 70 साल है उसको बढ़ा करके लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 77 साल करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन पीछे अभी हमने मेडिकल हेल्थ के कार्यक्रम में भी कहा था कि ये केवल आयु बढ़ाने जैसी बात नहीं होनी चाहिए बल्कि स्वास्थ्य के साथ आयु बढ़नी चाहिए, तभी इसका उपयोग है। शिशु मृत्यु दर, किसी भी विकसित देश में आप देखेंगे शिशु मृत्यु दर न्यूनतम होती है, अभी इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। उसको घटा करके 1000 जीवित जन्मों पे 10 या उससे कम करने का लक्ष्य हमारा होगा। इसी तरह स्कूलों में 100% नामांकन होगा। कंप्यूटर की शिक्षा यानी डिजिटल एजुकेटेड हर व्यक्ति होगा। महिलाओं को जो रोजगार में है 60% से ज्यादा के अवसर मिलने चाहिए और ग्रामीण और शहरी विकास के क्षेत्र में अंतर कम से कम होना चाहिए। इसी तरह बाकी जो विभाग की योजनाएं हैं, आपका आजीविका मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ग्रामीण आवास योजना है, तो ये सब चीजें इसका पार्ट हैं। इसके जो चुनौतियां हैं, निश्चित तौर पे हम संक्षेप में इस चुनौतियों की बात भी कर लेते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या बहुत विशाल है और इंफ्रास्ट्रक्चर या संसाधन उस अनुपात में हमारे पास नहीं है और कुछ बड़ा इलाका हमारा रेगिस्तान भी है। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए हमको अपने कार्रवाई करनी होगी। दूसरा, कृषि पे बहुत अधिक निर्भरता है, उद्योग धंधे कम हैं, एमएसएमई का काम अभी कम हुआ है, स्किल डेवलपमेंट का काम अभी कम हुआ है, जलवायु कई बार हमारे अगेंस्ट हो जाती है। यहाँ गर्मी पड़ती है तो भयंकर गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है तो भयंकर सर्दी पड़ती है। लेकिन इसी तरह से हमारे पास इसके अवसर भी हैं। हमारे जो प्रदेश की विशिष्टताएं हैं वो हमको इसके विकास के अवसर प्रदान करती हैं, जैसे ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण पर्यटन, गाँवों में सौर ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका बहुत बड़ा स्कोप है। इसी तरह से जो हमारे ग्रामीण युवा हैं, कहते हैं भारत युवाओं का देश है, तो जो ग्रामीण हैं हमारे, उनमें जो हम एक तरह से कह सकते हैं जो मैन पावर है उसका हम सही उपयोग अगर करना चाहें तो निश्चित तौर पे विकास की मार्ग में वो प्रशस्त होगा, उसमें बाधा नहीं आएगी कभी। इसी तरह डिजिटल तकनीक, चाहे वो गांव में अभी आप देखते हैं ई मित्र का भी काफ़ी बड़ा जाल है, लेकिन हर व्यक्ति का हर काम डिजिटली संभव हो जाए, उसको उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़े, ये भी एक प्रमुख उसका पार्ट होगा। तो ये एक मैंने आपके सामने मोटा मोटा खाका इस विजन 2047 का खींचा है कि राजस्थान के संदर्भ में हमारी क्या चुनौतियां हैं, हमारे क्या अवसर हैं, हमारे क्या इसमें लक्ष्य होने चाहिए। अब ये सारी बात होने के बाद मुझे मंत्री जी कुछ समय पहले बता रहे थे कि अब विभाग इस पे काम कर रहा है कि कैसे क्षेत्रवार, बिंदुवार या जो जो सेगमेंट्स हैं, चाहे वो शिक्षा का है, चाहे वो स्वास्थ्य का है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का है, चाहे वो खेती का है, उनकी अलग अलग माइन्यूट माइक्रो कार्य योजनाएं बने और फिर उन कार्य योजनाओं पे जो काम हो रहा है उस काम की प्रॉपरली नियमित रूप से मॉनिटरिंग हो। तो मैं समझता हूं जिस बात को लेकर के, जिस लक्ष्य को रख करके एक महालक्ष्य विजन 2047 के आधार पर राजस्थान को और देश को 2047 में पूर्ण विकसित देश और राज्य बनाने की कल्पना की गई है, वो निश्चित तौर पे साकार होगी। आप सब लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, माननीय मंत्री जी रात को सुबह 4 बजे फ्री होकर के आए, उसके बावजूद समय पर आप यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि
विभाग खुद कितना गंभीर है। हमारा काम तो एक कैटलिस्ट का है, एक उत्प्रेरक का काम है। हम तो केवल इस बात को आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये विभाग की उपलब्धियां हैं, ये विभाग की कार्य योजना है और ये विभाग की मंशा है। तो सभी लोग इसमें अपना सहयोग दें। और राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है, भजन लाल सरकार है, वो जिस गति से सभी क्षेत्रों में काम कर रही है, तो मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास का जो ये अध्याय है, ये भी बहुत जल्दी पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया पवन सर, जिस तरह से आपने जिक्र उन तमाम पहलुओं का किया, साथ ही सुझाव दिए, और आपने बहुत बेहद अच्छा उदाहरण भी दिया था कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास कैसे हो, उससे मानसिकता को बदलना होगा कि आखिर विकास होगा कैसे। क्योंकि ज़्यादातर तस्वीरें नजर आती है कि गांव से लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, लेकिन हमने वो पल भी देखा है जब लोग शहरों से गांव की तरफ पलायन करने को मजबूर हुए थे, और वो था कोविड का टाइम। तो उससे हमें समझ में आता है कि कितनी ज़रूरत और कितनी अहमियत ग्रामीण क्षेत्रों की है। बस वहाँ ज़रूरत है तो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा किया जाए, मजबूत किया जाए, और यही ग्रामीण क्षेत्र में विकास होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती श्रेया गुहा जी को आमंत्रित करूंगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्रेया गुहा जी का। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय श्री किरोड़ीलाल मीणा जी, आदरणीय हमारे उत्तराम देवासी जी जो हमारे राज्य मंत्री हैं, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए आज के कार्यक्रम में, पवन अरोड़ा जी CEO फर्स्ट इंडिया, जुगल किशोर जी हमारे कमिश्नर EGS, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारीगण, फर्स्ट इंडिया फैमिली की जो यहाँ सभी उपस्थित हैं, और आज सभी ज़िलों से पधारे हुए हमारे ज़िला प्रमुख साहिबान, हमारे प्रधान साहिबान, CEO ज़िला परिषद, ACOs, अन्य सभी अधिकारीगण। आज ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर्वप्रथम पवन जी को और फर्स्ट इंडिया को बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस कार्यक्रम की परिकल्पना की। मैं कई महीनों से देख रही हूँ कि जब से ये विजन डॉक्यूमेंट का हमारा विकसित राजस्थान का सामने आया, इस पर चर्चा हो रही है, तो आपने कई विभागों के साथ इस तरह के कार्यक्रम किए हैं, और बहुत एक अच्छा मंच है जिसके ज़रिए हम अपनी बात हमारे राज्य के जितने आपके दर्शक हैं अनगिनत संख्या में, उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट इंडिया मतलब लाइटर वेन में कहूँगी कि आप लोगों ने ये इंश्योर कर लिया है कि हर दफ्तर में कम से कम जो टीवी चलता है उसमें चाहे वो साइलेंटली ही चले, पर वो फर्स्ट इंडिया का चालन निरंतर चलता रहता है, और अधिकारियों के लिए भी वो इन्फॉर्मेशन का एक प्राइम सोर्स हो गया है। तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, और आपके कई जो यहाँ बैठे हुए हैं जो एडिटर्स हैं, उन सभी से मेरा जगह जगह संपर्क होता रहता है, तो सभी बहुत तत्पर रहते हैं। और पवन जी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि इनके ब्यूरोक्रेटिक करियर में मैंने इनको कई पदों पे देखा है, और जिस तन्मयता से, जिस ऊर्जा के साथ उन्होंने उन पदों पर रह के काम किया है, तो वही एक नई ऊर्जा, एक नया चैप्टर मैंने फर्स्ट इंडिया में देखा है जब से आपने ज्वाइन किया है। आज हम इस विजन डॉक्यूमेंट की, जो विकसित राजस्थान 2047 की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट बना तो उस प्रक्रिया का मैं एक हिस्सा रही हूँ, और ये ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि किसी कंसल्टेंट को बुला के इसको बना लिया गया है या किसी बाहर के किसी व्यक्ति ने इसको बनाया है। इसको 1 साल के मंथन चिंतन के बाद ये डॉक्यूमेंट बना है, और कई बार इसके ड्राफ्ट बने। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कई बार इस पे डिस्कशन हुआ, उन ड्राफ्ट्स को उन्होंने बदलवाया, हमने दोबारा उनको बनवाया, तो काफ़ी मेहनत के साथ। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था कि ये
एक डॉक्यूमेंट ना केवल भारत के लिए बने पर हर राज्य के लिए भी बने, तो ये डॉक्यूमेंट उसी मंशा के रूप में हमने इसको तैयार किया है। और हमें डायरेक्शंस ये मिले थे कि आप स्वयं ये सोचें, क्योंकि मतलब एक तरीके से हमने ये बात रखी कि सर हम तो यहाँ रहेंगे नहीं 2047 में, तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत सीरियस इशू है कि आप ये सोचें कि 2047 में इस राज्य की क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए, क्या चैलेंजेस आगे आने वाले हैं, और उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए न केवल सरकार को पर हमारे जो सभी हमारे हिस्सा हैं सरकार के या हमारे जो आम जनता है वो इसको कैसे फेस करे, उसके लिए उनको हम कैसे सशक्त बनाएं, कैसे हम उनको एम्पावर करें। राजस्थान जैसा आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो यहाँ जो विकास होता है वो देश के विकास में कितना फर्स्ट इंडिया न्यूज का विकसित राजस्थान एट 2047 कार्यक्रम एक सतत समावेशी और प्रगतिशील राज्य की अवधारणा सीधा रुख वहीं का करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे एसीएस श्रेय गुहा जी, पवन अरोड़ा जी जिन्होंने इसको अमली जामा पहनाने का काम किया, हमारे जुगल जी, श्रीमान जितेंद्र सिंह शेखावत सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया के जो भी यहाँ उपस्थित हैं एडिटर वगैरह, और राज्य भर से आए हमारे जिला प्रमुख, प्रधान, पीडीओ, सीओ, एसीओ, ये काम जो हमको करना चाहिए था वो फर्स्ट इंडिया कर रही है। मैं देख रहा था इनका एजेंडा, तो इन्होंने एक एक बिंदु, जैसे श्री के शर्मा हमारे ऐसी हैं ग्रामीण विकास के, वो PMAY ग्रामीण के बारे में जानकारी देंगे। वैसे ही श्रीमती प्रीति सिंह जी जो हमारी पीडी हैं राजविका की, उनके संबंध में जानकारी देंगे श्री ईश्वरी सिंह, बायोफ्यूल, EGS और ग्रामीण विकास नरेगा के बारे में जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और ओंकारेश्वरी जी जो हमारे उप शासन सचिव हैं, ये हमारे जो विशेष क्षेत्र विकास के कार्यक्रम है राजस्थान में हो रहे हैं, उनके बारे में ये सेशन चलेगा। और मेरी समझ में ये पहला मीडिया का प्रयास है कि हमारे विजन डॉक्यूमेंट को 2047 को आगे बढ़ाने में जो फर्स्ट इंडिया ने फर्स्ट शुरुआत की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी मैं, आप सभी ने PPT देखी, पवन अरोड़ा जी, JC जी, फर्स्ट इंडिया की मैनेजमेंट टीम, तो मैं यहाँ इस पर देख रहा था, अपने बताते ने एक को साधो, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, है ना ऐसा? यहाँ उल्टा है। यहाँ उन्होंने
आपने उसमें सारे प्रतिपक्ष के नेता, सत्ताधारी दल के नेता, ब्यूरोक्रेट्स सबको उस पीपीटी में देखा तो इन्होंने सबको साधने का काम किया है। ये भी एक कला है, जो सबको साध लेता है वो कहीं नहीं रुकता। हमारे यहाँ प्रधान प्रमुख और बीडीओ सीओ वगैरह बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा अगर ये कला सीख लोगे, वास्तविकता ये है कि अपने पंचायत समिति की साधारण सभा हो, जिला परिषद की हो, खींचातान हुड़दंग, फिर वो लंबा पूरा अखबार में छपता है, इसने कांग्रेस वालों ने ये कह दिया, बीजेपी वालों ने ये कर दिया और मंत्री जी ने ये कह दिया, ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। जो अटकलें आती हैं, रोड़े आते हैं। कई बार हम जाते हैं, जब हमसे चूंकि आजकल हम सत्ता में हैं तो हमारे अधिकारी हमसे पूछते हैं साहब वो फलाने कांग्रेस का एमएलए आया था, ये काम कर दें क्या? फला सांसद महोदय ने ये बात कही थी, कर दें क्या? देखो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में अपन को सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और ये कला जो जेसी ने और पवन जी ने सीखी है, ये आप सीख गए तो आपको अपने फील्ड के काम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये गांठ बांध लो। वास्तव में सबको साध के चलना, सबको मिल के चलना, क्योंकि ये ग्रामीण विकास का जो विभाग है, ये नीचे ग्राम पंचायत के सदस्य से चालू होकर जिला प्रमुख तक और सांसद और एमएलए जो मंत्री बन गया वो अलग है। तो ये सब समूचे ग्रामीण विकास की योजनाओं से जुड़ा हुआ विभाग है और उससे सारा पॉलिटिकल सिस्टम जुड़ा रहता है और सारे पॉलिटिकल सिस्टम के अलावा सारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम उससे जुड़ा रहता है और उसमें रिजल्ट देने होते हैं। और गांव के विकास के, गांव की योजना के रिजल्ट दिखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का भाई टारगेट सवाई माधोपुर का इतना था, वो बने कि नहीं बने, वो गरीबों को मिला कि नहीं मिला। अब आप नगरीय विकास का काम है, वो हुआ, वो दिखे ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये गरीब की योजना गरीबों तक पहुंची कि नहीं, गांव के विकास की योजना गांव तक पहुंची कि नहीं और वो 100% लागू हुई कि नहीं, ये सबको दिखने वाला विभाग है। इसलिए हमारे जो अधिकारी आए हैं और हमारे जिला प्रमुख प्रधान जो आए हैं, बीडीओ साहब, आप 2047 के इस विकसित राजस्थान को आगे बढ़ाने की बैकबोन। अब ये पवन जी बता रहे थे कि हमारा ये जो विकसित राजस्थान का ये डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पहुंचा है क्या? मेरी समझ में सभी पंचायत समितियों में नहीं पहुंचा। पहुंचा होगा तो बहुत अच्छी बात है। हमने हमारे विभाग का भी इस ढंग से बना के भेजा था और कृषि विभाग की भी केंद्र और राज्य की कौन कौन सी योजनाएं हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कितनी क्या क्या सब्सिडी है, हमने सरपंच, पंचायत समिति, सरपंच के स्तर तक पहुंचाई है। तो इनका उद्देश्य यही है कि जो हमने कार्यक्रम में हाथ में लिया है वो कैसे समय पे पूरा हो जाए। इस दृष्टि से ये कार्यक्रम आज यहाँ फर्स्ट इंडिया की तरफ से आयोजित किया है। हमारा काम सहज कर दिया। पूरे राजस्थान के पंचायत समिति स्तर तक हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है 2047 का विकसित राजस्थान का, उसको पहुंचाने में ये जो कार्यक्रम है ये बड़ा लाभकारी होगा। इसके लिए मैं फर्स्ट इंडिया को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
अभी हमारे ये जो श्वेता जी यहाँ कह रही थी, जन्मदिन की बधाई दे रही थी, तो मैंने शुरू में तो जोश खरोश से मनाया, जब ज्यादा ज्ञान नहीं था। ब्लड डोनेशन किया बड़ा बड़ा, कभी 5,000 कभी 6,000, बाद में रुक गया है। और एक दिन सोचा, तो 4-5 साल से बंद है, लेकिन लोग मानते नहीं मनाओ। मैं भाई जन्मदिन का पता ही नहीं मनाए कैसे, तो पता क्यों नहीं? वैसे तो देखो किसी के जन्म का कोई पता नहीं है, परमपिता परमेश्वर जानता है। लेकिन जिस दिन अपन इस दुनिया में आते हैं तो वो बर्थडे माना जाता है, जन्मदिन माना जाता है। अब मेरी बड़ी एक ऐसी कहानी है जो मैं आपको बता ही देता हूँ। क्या है उसमें बताने में, घर की बात मानता हूँ मैं। तो हम जब गांव में पढ़ते थे, क्योंकि ग्रामीण विकास की बात, गांव में पढ़ते थे तो गांव में स्कूल नहीं था, गांव से बहुत दूर स्कूल। हमारे पिताजी हमारे दोनों भाइयों को भर्ती कराने के लिए एक गांव में चले गए। तो वहां जाके अध्यापक ने पूछा कि भाई इनका जन्मदिन बताओ। स्वाभाविक है, तो उनको जन्मदिन ही ध्यान नहीं था। गांव में पहला जी आपको पता है क्या जन्मदिन? हाँ नहीं, ये प्रधान है, पर इनको, क्योंकि हमारे ऐसे, अब गांव में ऐसा ही था, पिछड़ापन। आज तो फिर भी जागरूक हैं। तो मास्टर ने पूछा जन्मदिन, तो मेरे को तो पता नहीं। हमारे पिताजी ने कहा तो बताओ क्या करें? तो आप ऐसा करो, जब ये 10वीं पास हो जाए दोनों भाई, ऐसी उम्र लग जाओ, 10वीं पास करके इनकी नौकरी लग जाए मास्टर पटवारी की। तो फिर मास्टर जी भी गांव में ऐसे ही मिलते हैं। मैं कोई शिक्षा प्रणाली पे सवाल नहीं उठा रहा। तो मास्टर जी ने और भी कमाल कर दिया। मेरे बड़े भाई की उम्र अपने हिसाब से लिख दी 4 महीने का फर्क। तो मैं इसमें गहराई में गया, मैं जन्मदिन तो यूं ही बना रहा हूं, इसलिए 4 साल 5 साल से बंद कर दिया। लेकिन लोग मानते नहीं है। तो फिर मेरी जो घरवाली है वो बिल्कुल अनपढ़ है, तो वो भाई तो वो एमएलए बन गई, तो मंत्री भी बनी, तो भाई शपथ ग्रहण होनी है इसकी। इनका जन्मदिन, अब उनका भी जन्मदिन पता नहीं था। हमने खूब ढूंढा, ससुराल में कोई जन्म का आइडिया है क्या? कोई नहीं है। तो भाई मैंने कि खर्चा नहीं आया करेगा, इनका भी 3 नवंबर लिख दो। मेरा 3 नवंबर, उनका 3 नवंबर। लोग इस बात पर अफसोस करते हैं सब, आप और गोलमा जी का एक ही दिन का जन्म है। हाँ, एक ही दिन का है। तो हम ग्रामीण परिवेश से आए हैं। और देखो, महात्मा गांधी कहा करते थे, गांधी जी ने, अगर गांव उठेगा, गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और गांधी जी ने गांव के विकास के लिए बहुत विचार, मैंने तो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत गांधी जी को पढ़ा है, बहुत विचार दिए। कुटीर उद्योगों के बारे में जोर दिया। गांव में जो स्किल्स हैं आदमी के पास, उसको कैसे विकसित किया जा सकता है। गांव में कोई विशेष उत्पाद है तो उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, पर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारे गंगापुर का, यहाँ प्रधान जी आए कि नहीं आए पता नहीं, एक गांव है जहां सेवा गांव, उसकी सरसों प्रसिद्ध होती थी। दूर दूर के लोग उस सरसों का बीज लेने जाते थे। अभी मैं कृषि मंत्री बना तो मैंने कि यार, वो कोई सेवा का बीज बड़ा अच्छा हुआ करता था, उसका ठिकाना है क्या? पर सेवा गांव के लोग अब खुद मेरे को मिले, मैंने भाई तुम्हारे बीज की क्या हालत है? साहब है तो ठीक, लेकिन हम मध्य प्रदेश से बीज लाते हैं तो कहते हैं ये सेवा का बीज ले जाओ।
सेवा का व्यक्ति सेवा का बीज मध्य प्रदेश से बड़ी कंपनी से ला रहा है। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है कि जो चीज गांव में बड़े अच्छे उत्तम क्वालिटी में मौजूद है उसको हम विकसित करने में विफल रहे हैं, जिस पर गांधी जी ने आजादी के बाद जोर दिया था। और हमारे विचारक जो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने कहा था कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको बराबरी में लाना। मैं इस मंच पर हूं तो आप भी इस मंच पर आए, आप नीचे क्यों बैठे हो? आपका भी आगे आओगे तो ही जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत का सपना देखा है वो तभी पूरा हो पाएगा। इसलिए आप ढंग से देखना कि जो भी योजना मोदी जी ने लागू की है देश में, जो भी योजना, वो अंत्योदय पर आधारित है। समाज की पंक्ति में अंतिम पायदान पर जो खड़ा है, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे वो गैस की मुफ्त योजना हो, कोई भी जो योजना है, जो दर्जनों है, वो गांव के गरीब आदमी जो पिछले पंक्ति में खड़ा है उसको आगे लाने का है। जब मेरा गांव विकसित हो जाएगा तो मेरे विकसित राजस्थान और विकसित देश का सपना भी पूरा हो जाएगा। इस मंतव्य से ये जो हमारा विकसित राजस्थान का ड्राफ्ट है वो हमारी राज्य सरकार ने आपके सामने रखा है। और अभी जो मैडम बोल रही थी कि अर्बन और रूरल में गैप बहुत ज्यादा है, आज अपन यहां बैठे हैं, ऐसी 24 घंटे आने वाली बिजली, 24 घंटे एसी, ये डिजिटल सिस्टम सारा, ये गांव में नहीं मिल सकता। अगर मैं ये तय करूं कि गांव में अपन ऐसा कार्यक्रम करेंगे तो उसमें अनेकों बार विघ्न आएगा। तो ये भेदभाव क्यों है, इस पर चिंता करने की जरूरत है। गांव के व्यक्ति का पलायन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां वो सुविधाएं नहीं है जो आज जरूरत है, जो आज की आवश्यकता है। अपने यहाँ अगर 15 मिनट भी सेक्टर से बिजली गायब हो जाए तो हाय तो वो मच जाता है। गांव में 6-6 घंटे, 5-5 घंटे, और कड़ाके की ठंड में किसान अब कड़ाके की ठंड में कूड़ मोड़ता है, फसल तैयार करता है। तो आज की पीढ़ी तो उस खेत में खड़ा ही नहीं हो सकते। मेरे पिताजी खड़े हो सकते थे, अब मैं नहीं हो सकता। तो जो खेती के प्रति, जो खेती एक देश की इकोनॉमी की सबसे बड़ा जीडीपी वाला एरिया है, जिससे ज़्यादा अपन जीडीपी उसी पर आधारित है, उसकी तरफ जो आज का जवान है गांव का, वो विमुख हो रहा है। और उसका विमुख होने का कारण है खेती के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा। और आकर्षण नहीं रहने का कारण है कि किसान को जो सरकार योजनाएं दे रही है वो किसान तक नहीं पहुंच रही है तो उसका हम लीकेज नहीं रोक पा रहे। जो योजना में अब जैसे हमारे यहाँ जो वो अपने राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था ना, 1 रुपया देते हैं 85 पैसे ही व्यक्ति के पास पहुंचता है। तो एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगा। हमारे ग्रामीण विकास विभाग का राजस्थान में वर्ष 2025-26 में माह सितंबर तक मनरेगा के 1324.17 लाख मानव दिवस सृजित किए। इस अवधि में राजस्थान में 3877.14 करोड़ रुपए की राशि व्यय हुई। सही है ना जुगल जी? ये हुई। अब इसमें गड़बड़ बहुत था।
मैं ग्रामीण विकास का मामला है, मैं केवल भ्रष्टाचार की बात नहीं गए। हमने एक ग्राम पंचायत में सपोटरा में विकास के काम के लिए दिया 28 करोड़ और उसमें 2 करोड़ खर्च किए, 26 करोड़ जेब में रख लिए। मैं यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, पर ये अपन को देखने की आवश्यकता है कि जो मनरेगा में या दूसरी योजना में केंद्र और राज्य सरकार जो आपको पैसा दे रही है, तो ग्रामीण का विकास, गांव का विकास जब तक संभव नहीं है जब तक पैसा ढंग से गांव में अपन लगाएंगे नहीं। एक उदाहरण है, तो हमारे यहाँ एक NMMS पोर्टल है, प्रधानों को पता होगा NMMS पोर्टल का, वीडियो साधन होगा, ये हमारे विभाग ने लागू कर दिया, जिस पर नरेगा में जो मजदूर है उसकी हाजिरी सुनिश्चित होती है। अब कई बार क्या पहले क्या था, हाजिरी लगा दी एक जगह, उन्हीं को दूसरी जगह दिखा दिया, तीसरी जगह दिखा दिया और भुगतान उठा दिया। तो इस लीकेज को बंद किया, तो हमने इसमें 4 महीने में ही 2600 करोड़ रुपए बचाए। क्यों? 2600 करोड़ रुपए बचाए। तो सरकार का पैसा खूब आता है, सरकार का पैसा खूब लगे, गरीब तक पहुंचे, गांव के जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे और गांव का विकास हो, उस दृष्टि से हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। और गांव और शहर का जो खाई बड़ी बन गई है, जैसे गरीब और अमीर की बन गई, वो घटती जा रही है। ऐसे गांव और शहर की जो खाई ज़्यादा बन गई है, उस खाई को रोकने की आवश्यकता है। उस रोकने का एक ही ये जो विकसित राजस्थान रूरल डेवलपमेंट का जो 2047 का डॉक्यूमेंट है, इसको हमारे सच्चाई से, ईमानदारी से, निष्ठा से लागू करने में सफल हो गए तो 2047 तक हमारा राजस्थान विकसित श्रेणी में आ जाएगा, कोई पिछड़ापन नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि देश में हमारा प्रदेश सबसे बड़ा है, टोपोग्राफिकली, और मात्र 1% बरसात होती है। 10.41% आबादी बहुत बड़ी होती है और 1% बरसात होती है। लेकिन देखो, आप पूरे राजस्थान से यहाँ पर आए हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, मैं अब 72 साल का हो, 74 साल में प्रवेश कर गया, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि चंबल का पानी जहाँ डॉक्टर किरोड़ीलाल आज भाषण दे रहा है वहाँ के बांध में डल जाएगा, चंबल का पानी। और तेरे गांव में, राजस्थान के तेरे गांव में, तेरे जिलों में पहुंचेगा। तेरे जिलों में 3,38,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करेगा और 80,000 हेक्टेयर जमीन को स्टेबलाइज करेगा और 15% पानी उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? स्वाभाविक रूप से जब गांव में पानी पहुंचेगा, जहाँ गांव की कमी है, वहाँ किसान को पानी मिलेगा, उसकी खेती सरसब्ज होगी, तो उसका बच्चा जो उठकर यहाँ पर आ रहा है वो हाईटेक एग्रीकल्चर करेगा, तो अपन स्वाभाविक है उससे आगे बढ़ेंगे। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि दिल्ली से मुंबई तक एक ऐसा रोड बन जाएगा जो 2 घंटे यहाँ से जाओ और 3 घंटे में दिल्ली पहुँच जाओ। यहाँ से मैं तो 2.5 घंटे में पहुँच जाता हूँ यहाँ से। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप हुआ है, ये अब शहर के बजाय ग्रामीण विकासों की दृष्टि से, ग्रामीण विकास की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। अब जैसे यमुना का समझौता हुआ, वर्षों से अटका पड़ा था, यमुना जल का समझौता हो गया, तो हमारा पूरा जो शेखावाटी की जो जमीन फर्टाइल है, उसके चप्पे चप्पे को पानी पहुंचेगा तो गांव का विकास होगा, गांव में रोजगार होंगे, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और गांव की आबादी वहाँ की वहाँ रहेगी, कोई पलायन नहीं होगा। वहाँ भी एक एक्सप्रेस हाईवे जो वो है अपना जा रहा है वहाँ जामनगर,
तो ये जो विकास सरकार जो करा रही है, ये विजनरी प्रधानमंत्री हैं, जिनका विजन है कि देश में विकास हो और विकास में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, गांव और शहर में नहीं हो, बड़े गांव और छोटे गांव में नहीं हो, सारा विकास समुचित रूप से पूरे क्षेत्र में होना चाहिए। उस दृष्टि से विकास अपने उसमें प्रदेश में भी हो रहा है, देश में भी हो रहा है और हमारी ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है। तो मैं ये जो कार्यक्रम आज हमारे अपने फर्स्ट इंडिया ने लिया, मैं चाहूँगा कि दूसरे चैनल भी विभाग वाइज इस ढंग के कार्यक्रम लेंगे तो सरकार ने जो ये संकल्प लिया है विकसित राजस्थान का, उसमें तेजी आएगी। और कई बार 2047 तय किया है, हो सकता है उसमें आगे भी समय लगे, लेकिन अगर सभी मीडिया ने इसको अगर उठा लिया तो ये 2047 से पहले ही विकसित राजस्थान का सपना पूरा हो सकता है। जो शुरुआत फर्स्ट इंडिया ने की है, मैं चाहूँगा बाकी के चैनल और प्रिंट मीडिया भी इस ढंग के कार्यक्रम लें, जिससे हमारा विभाग जागे। जगा हुआ है हमारा, वो अभी हमारा विभाग खूब सक्रिय, खूब काम कर रहा है। राजविका के इलाके में, राजविका के क्षेत्र में हमारे महिलाओं ने अपना खुद का बैंक खोल रखा है। तेलंगाना के बाद राजस्थान दूसरा स्टेट है जहां महिला निधि का बैंक है और वो खुद ही उसको चलाती हैं, और चलाने के अलावा संतुष्ट पूर्ण लोन दिया जाता है सबको जो भी चाहता है, और एक भी पैसा नहीं डूबता। ये एक जोरदार उदाहरण है कि उस बैंक का एक पैसा आज तक नहीं डूबा। तो महिलाएं अपने क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं। राजविका के जरिए महिला सशक्तिकरण हो रहा है, लखपति दीदियों की संख्या बढ़ रही है, आत्मनिर्भर हो रही है। राजविका के जरिए महिला सशक्तिकरण हो रहा है, लखपति दीदियों की संख्या बढ़ रही है। और वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है। हमारे ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर बिजली की लाइन पहुंचाना बड़ा महंगा काम है, लेकिन पीएम कुसुम कंपोनेंट भी एक ऐसा कंपोनेंट जो बिजली की लाइन नहीं है, पोल नहीं जा सकते, लाइन नहीं जा सकते, वहां पर हमने सब्सिडी पर लोगों को कनेक्शन दिया है। 3 हॉर्स पावर की मशीन, 5 हॉर्स पावर की, 7.5 हॉर्स पावर की, 10 हॉर्स पावर। आदिवासी इलाके में तो बिजली ले जाना टेढ़ा काम है, उनके लिए ये जो सोलर एनर्जी का पैनल है वो बड़ा काम आ रहा है उनकी खेती में, उनको आत्मनिर्भर कर रहा है और उनका विश्वास बढ़ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, जिसके कारण छोटे छोटे जिनके पास जमीन है, और कृषि के क्षेत्र में तो बहुत इनोवेशंस हो रहे हैं नए। और राजस्थान में हम जो प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण पीडीएमसी और स्प्रिंकलर का प्रमोट करने का सपना है, राजस्थान उसमें सबसे ज़्यादा आगे है। और हमारा मरुस्थल क्षेत्र इस मामले में मिनी इजराइल बन गया। हमारे यहाँ उसमें जयपुर में एक जगह है बसेड़ी, वो एक हब बन गया, पॉली हाउसेज, और वो अपना उसको प्रोडक्ट को बड़ी बड़ी होटलों में या एक्सपोर्ट करते हैं। अब हमारे समस्या आई, अलवर में खूब प्याज होता है, लेकिन मैं एक दिन अखबार में पढ़ रहा था कि किसान मजबूर होकर उनको सस्ते दामों में बेच रहे हैं। तो जो मार्केट की व्यवस्था, गांव में जो असंतुलन है विकास का, उसको अगर दूर करने में हम सफल हो गए विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर, तो गांव में किसी प्रकार का कोई असंतोष आपको मिलेगा नहीं। और आर्थिक दृष्टि से जब गांव का व्यक्ति मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा राजस्थान आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी तो बड़े प्रबल इच्छा शक्ति वाले नेता हैं। देखो, विश्व पटल पर देश को आगे ले जाने पर धाक जमाने का काम किया है, इसको कोई मना नहीं कर सकता, देश के प्रधानमंत्री ने किया।
और हर क्षेत्र को, चाहे कोई सा सामरिक क्षेत्र में वो उपकरण जो कभी हम सोच नहीं सकते थे, वो आज हम हमारे देश में बना रहे हैं। कभी ये सोचा नहीं होगा और कभी हुआ भी नहीं कि हमारे आतंकवादी घुसे, आतंकवाद की घटना करें, उनको ऐसा जवाब दें कि उनके जितने भी आतंकवादी अड्डे हैं उनको अंदर घुस के ध्वस्त कर दें। ये क्या है? ये प्रबल इच्छा शक्ति, राष्ट्रभक्ति और देश को आगे ले जाने का जो जज्बा है देश के प्रधानमंत्री का, वो जज्बा हमारे हर अधिकारी, हर किसान और जवान में होना चाहिए, जिससे हम बहुत तेजी से हमारे राजस्थान को, क्योंकि कभी राजस्थान को बड़ा पिछला प्रदेश कहते थे, जहां राजस्थान अब सोलर में मेरी समझ में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क यहाँ पर बन रहे हैं। तो आत्मनिर्भर होगा राजस्थान, आत्मनिर्भर के साथ साथ राजस्थान दूसरों को भी बिजली देगा। और हमारे जो ग्रामीण विकास में जो एक कार्यक्रम हाथ में लिए प्रधान साहबान यहाँ पर हैं, मॉडल पंचायत फल वाटिका लिए ना आप लोगों ने, ध्यान नहीं है क्या? मॉडल पंचायत फल वाटिका 11,224 ग्राम पंचायतों में से 1,000 पौधों की एक आपने नर्सरी तैयार करवाई होगी, देखिए आपने। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत खेल संकुल, हमारे प्रधानमंत्री खेलों पर बहुत जोर देते हैं और खेलों से हमको बड़ा वो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि इतना खेल खेलो, अपना एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, जिससे आप ऐसे मजबूत होगा, व्यक्ति मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। अब व्यक्ति कमजोर है तो कैसे तो गांव मजबूत होगा। इसलिए देयर शुड बी मसल्स ऑफ द आयरन एंड नर्व्स ऑफ द स्टील। ऐसा खेलो इंडिया का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे देश में लिया है। तो उस दृष्टि से ग्राम पंचायत खेल संकुल आपके यहाँ बन रहे होंगे। राजविका के अंतर्गत राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉर्प जो बैंक है उसका मैंने उदाहरण दिया ही है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से यहाँ चर्चा होगी कि हमको और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, समूहों को बढ़ाना है, जोड़ना है। लखपति थी एक जो महत्वपूर्ण बात हमारे एसीएस ने कही थी कि ई वर्क 2.0 पोर्टल और मोबाइल ऐप से हम सारी योजनाओं को, जिसमें एमएलए एमपी लेड और हमारा जो डांग है मगरा मेवात, सारी योजनाओं को हम ई वर्क पोर्टल से जोड़ रहे हैं, जिससे त्वरित गति से काम हो, हमारा राजस्थान आगे बढ़े। और सुनो भाई, ये जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप भ्रष्टाचार में भी लगाम लगा पाए, क्योंकि जिला प्रमुख और प्रधान और सीओ बीडीओ एक ऐसी टीम है, क्योंकि सारी योजनाएं हम तो भेजने का काम करते, चीफ सेक्रेटरी हो एसीओ समय आपको योजना भेजनी पड़ती है। अंतिम दारमदार आप लोगों के पास कि कितनी सच्चाई से, कितनी निष्ठा से उन योजनाओं को आप लागू कर सकते हैं। ये देखो, ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हर छोटे काम में गांव का आदमी रोता हुआ मिलता है, साहब पैसे दूंगा जब काम होगा। गलत है। गांव के व्यक्ति को विश्वास जगाना इस टीम की जिम्मेदारी। मैं ये नहीं करता कि आप ऐसा काम करते हो, पर कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर देखो, मेरे को लोग एक दिन अखबार वालों ने पूछा, आप छापा मारने क्यों जाते हो? नहीं जाना चाहिए, ऐसा तो कोई बात नहीं है। कोई हमारे बिजनेस रूल्स में भी ऐसा नहीं कि नहीं जाए। लेकिन मैं कोई आरोप मेरे विभाग के नहीं लगा रहा। मेरे को कहीं शिकायत मिली तो मैंने मेरे अधिकारियों को भेजा, भाई ये जांच करके आओ। वो जांच करके आए तो उन्होंने क्लीन चिट दे दी। जिसने सूचना दी थी वो पक्की थी। उन्होंने हो सकता है सरसरी तौर पर जांच करी, ढंग से नहीं करी, तो बात कोई मिस हो गई होगी।
तो मैं जब मैंने दूसरी टीम लेके गया तो सतो वहाँ खाद में ही पूरा ही गड़बड़ था, खाद ही नकली। हमने तो मीडिया वालों ने भी नहीं सुना, किसानों भी नहीं सुना कि खाद भी क्या नकली हो सकता है, बीज भी क्या नकली हो सकता है, लेकिन नकली। अब नकली जब वो निकला तो हमने उन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, 11 को कर दिया। तो मेरे को फिर मीडिया वालों ने पूछा आप क्यों जाते हो? अब प्रतिपक्ष के नेता बहुत बड़े जो 3 बार हमारे मुख्यमंत्री रहे गहलोत साहब, उन्होंने कहा मंत्री की जरूरत है क्या जाने की? तो मैंने थोड़ा बहुत चाणक्य को पढ़ा है, तो चाणक्य ने एक जगह लिखा था कि ये तैरती हुई मछली पानी में, तालाब में तैर रही हो मछली, कब पानी पी जाए पता ही नहीं लगता। आप सब कभी देखना, मछली प्यासा तो कोई नहीं रह सकता, पानी तो सबको पीना पड़ता है, लेकिन आप ढंग से देखना कि तैरती हुई मछली कब पानी पी जाए पता ही नहीं लगता। वैसे जो तंत्र है, मैं कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, उसमें कौन कब पानी पी जाए उसका पता लगाना टेढ़ा काम है। तो मान के कोई मेरे साथ और मैं चल के कोई पानी नहीं पी जाए, इसलिए मैं रेड में साथ जाता हूँ। अधिकारी वहाँ रहते हैं, मैं भी वहाँ रहता हूँ, आपस में एक दूसरे के हम निगाह रखते हैं कि मछली पानी पिए, वैसे कोई पानी नहीं पी जाए, इसलिए मेरे को जाना पड़ता है। और उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, परिणाम भी अच्छे हैं। बाकी के मंत्री एमएलए भी आने लगे हैं, जाने लगे, अधिकारी भी अपने स्तर पर ढंग की कार्रवाई करने लगे हैं। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपको विशेषकर आरडी डिपार्टमेंट को, कोई एक बार एक आंकड़ा आया था जो सबसे नंबर 1 पर वो रूरल डेवलपमेंट में घोटाले थे। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि जिस ग्राम पंचायत को हमने 28 करोड़ दिए, उसने 2 करोड़ ही खर्च किए, 26 करोड़ जेब में रख लिए। आज के ज़माने में जहाँ सारा कुछ डिजिटल है, तो हमारे अधिकारी अचंभा करते हैं, खा कैसे गए? मैंने कि यही तो वो चाणक्य की मछली है जो खा गई, पता नहीं लगने देते। इसलिए सब बड़ी ऊर्जा के साथ, निष्ठा के साथ, क्योंकि अब ज़्यादातर अपन सब गांव के आदमी, चाहे अधिकारी कोई सीओ बन गया हो, बीडीओ बन गया हो, ये बड़ी खुशी की बात है कि ज़्यादातर अपन गांव के हैं। प्रधान सरपंच तो गांव के ही बनते हैं। तो अपने गांव को आगे ले जाना है, गांव को मजबूती देनी है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना है, पर्यावरण का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य सेवा अच्छी देनी है, शुद्ध लोगों को पानी पिले, जन जीवन मिशन जैसा अभियान, दुनिया का सबसे बड़ा अभियान कि हम हर घर नल पहुंचा रहे, ऐसे जो कार्यक्रम अपने हाथ में लिए जा रहे हैं और अपन राजस्थान को विकसित बनाना चाहते हैं। तो ये पूरी टोली जो आज यहाँ पर आई है, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि बड़ी कर्मठता के साथ, निष्ठा के साथ समर्पित होकर गांव की सेवा करें, गांव को मजबूत बनाएं। यही गांधी जी का सपना था, यही मोदी जी का सपना है, ये पंडित दीनदयाल का सपना था, यही हमारे मुख्यमंत्री का सपना है। उस सपने को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी। और बिल्कुल आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन इतना ज़रूर जो आपने बात कही कि जो विभाग है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहा है और इस विजन को बहुत गंभीरता से लेकर इस पर काम किया जा रहा है। और जैसा कि आपने भी कहा कि उम्मीद है कि हो सकता है 2047 से पहले ही इसे पूरा कर लिया जाए। तो हम भी फर्स्ट इंडिया के विकसित राजस्थान @2047 कार्यक्रम में एक सतत, समावेशी और प्रगतिशील राज्य की अवधारणा, भजन लाल सरकार का लक्ष्य विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में। अगर इनको हम लेकर के चलेंगे तो 2047 को प्राप्त करने में हमें बहुत ही एक साइंटिफिक वे से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, इसके संबंध में अभी पिछले 2 साल से हरियाणा और राजस्थान करके जी लैंड डेवलपमेंट एनएमएस में या भी हाँ,
हाँ ये बताओ, पूछो, किसी से पूछो। कोटा जिले से हैं प्रधान साहब या बीडीओ साहब, कोई जिला प्रमुख कोटा जिले से बताएंगे बीडीओ साहब एनएमएमएस के बारे में आपका क्या विचार? सर नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जब से लागू हुआ है तब से ग्रामीण क्षेत्र में जो मनरेगा का कार्य हमारा चल रहा था सर, उससे लेबर की उपस्थिति 100% वेरीफाई हुई। पहले लोग काम पे जाते थे, उस दौरान उनकी उपस्थिति का कोई पूरी तरह से निर्धारण नहीं किया जाता था। मोबाइल सिस्टम के माध्यम से वो लोग खुद जाते हैं, उनका फिंगरप्रिंट और आई कांटेक्ट से भी उनका वहाँ पर वेरिफिकेशन करते हैं, और एक जो वहाँ पर मेट है वो ट्रेंड मेट होता है, अपने मोबाइल से वो रजिस्टर्ड करता है, आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है। जो लोग जितनी संख्या में उपस्थित है उतने ही लोगों का वहाँ पर। इससे फ़ायदा ये रहा कि ग्रामीण क्षेत्र में अनावश्यक रूप से जो बाहर बढ़ रहा था मनरेगा में, जो माननीय मंत्री महोदय भी सभी को अवगत करा रहे थे कि हमने पिछले 4 महीने में इतना पैसा हमारा बचा सर, तो उससे जो एक्चुअल लोग हैं जो काम करना चाहते हैं उनको रोजगार मिल रहा है, उनके घर में पैसा जा रहा है, उनकी आजीविका बढ़ रही है, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। निसंदेह नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को और मजबूती प्रदान कर रहा है। थैंक यू सर। आप प्रधान हैं तो बताना, थोड़ा नहीं है जानकारी, ये समझाना है ना। अरे बगल में जिला प्रमुख है, तक उनसे पूछना। सुदामा देवी जी, सुदामा देवी जी बताओ, ये हाँ ये रही सुदामा जी। साहब मालूम है नरेगा में काम चले आजे, तो हाँ चले आजे काम तो नरेगा में पहला ऑनलाइन भी हाजिरी हुई इनकी। अच्छा, अब इससे सुधार हुआ है? हाँ। कितना सुधार हुआ अपने जिले में, कुछ ध्यान है? अब इतना तो वीडियो को मालूम है। चलो बहुत अच्छा। तो मेरा सभी से निवेदन भी है, जैसे माननीय मंत्री महोदय, एनएमएमएस का हम सभी जनप्रतिनिधियों को ही बताएं, जिले पे भी वर्कशॉप करें और पंचायत समिति में भी हम सबको उसका ओरिएंटेशन करें कि एनएमएमएस से हाजिरी किस प्रकार ली जाती है और इससे क्या फायदे हो रहे हैं। जी अब इसको ऐसे चार्ट में हम देख रहे हैं, 2 अक्टूबर 2024 में हमने स्टार्ट किया था और ये मई 25 तक के आंकड़े हैं, आप इसमें देख रहे हैं। अक्टूबर में जो आपके आ रहा है हाजिरी का प्रतिशत है वो आपको दिख रहा होगा, ये 22-23 में है ब्लू कलर में, ऑरेंज है 23-24 का, और ये 24-25 का अपना है ग्रे कलर में। तो आप एनएमएमएस यूज करने से हम देख सकते हैं कि एक डिक्लाइन ट्रेंड अपने को लेबर में आया है। विभाग द्वारा कभी भी लेबर नहीं लगाने के लिए नहीं कहा गया, ये कहा गया कि वास्तविकता में लेबर लगे, तो जो फर्जी लेबर थी वो अपने आप ही इससे रुक गई है। जी पिछला स्लाइड लो आप। ये अच्छा हार्ड प्रेस नेक्स्ट, अच्छा ये आ गया, नेक्स्ट आ गया, नहीं चल नहीं रहा। हाँ इसको बैठ, हाँ और बैठ। सर इसमें आप देखें, यही वाली स्लाइड, एक मिनट वापस, हाँ तो जब हमने शुरू किया सर, जो गलत हमें मस्टर रोल मिल रहे थे उसका प्रतिशत 22% था, और जब हमने ये ड्राइव शुरू की तो कम होते होते ये 7.2% पे आया। फिर ये जब गर्मी शुरू हुई तो थोड़े हम ढीले पड़े, तो फिर वापस 14 पे आया। अब हम फिर ड्राइव शुरू करेंगे, तो ये ड्राइव करने की सर ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये इनको खुद ही स्वतः ही ध्यान रखना चाहिए कि ये
NMMS को यूज़ करें, अपने स्तर पे यूज़ करें, क्योंकि हम तो यहाँ हमारे स्तर पे 100% चेकिंग करते हैं, तब ये पता पड़ता है। तो ये स्टेट से ज़्यादा जिला, ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर पर फर्स्ट इंडिया का विकसित राजस्थान @2047 विजन कार्यक्रम एक सतत समावेशी और प्रगतिशील राज्य की अवधारणा इस कार्यक्रम में साकार होती नजर आ रही है। वो नरेगा स्कीम है, पूरा कार्य ऑनलाइन हो रहा है। आप किसी भी मजदूर का देश में कहीं बैठ करके पूरा डेटा हम निकाल सकते हैं। मॉडल फलपाट के बारे में जैसे बताया, अब हमने जो हरियाणा और राजस्थान में स्केड्यूल रूप से पौधे लगाने की जगह माननीय मंत्री महोदय ने निर्देश दिए हम मॉनिटरिंग कर सकें, तो एक पंचायत में 1 या 2 स्थान ही हम चयन करें, ग्राम पंचायत, उसमें 50% एग्रोफॉरेस्ट्री मतलब छायादार पौधे और 50% फलदार पौधे। फलदार पौधे भी ऐसे जो उस जिले की प्रचलित हैं वही लगाएं, और उससे अपनी आय भी बढ़ेगी लास्ट में और लोगों को न्यूट्रिशन मिलेगा। जी, ये हमारे कुछ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करे हैं। महात्मा गांधी नरेगा पूरा रोल कर सकती है, और हमारा विश्वास है कि 2040 से पहले ही हम इसको पूरा कर लेंगे, और लाइवलीहुड से जोड़ने का पूरा इसमें प्लानिंग है। ये हरियाणा और राजस्थान के कुछ माननीय मंत्री महोदय ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काफ़ी अच्छा इसमें रिजल्ट रहा है। हरियाली तीज पर 2,53,00,000 पौधे एक दिन में लगाए गए थे, और इस ऐप पर भी जियो टैग किए गए थे। एक बिगेस्ट ये अमृत सरोवर एक बहुत अच्छी सी स्कीम थी, भारत सरकार द्वारा चालू की गई थी, जिसमें राज्य में 2231 बनाने थे हमें 75 प्रति डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। उसकी जगह 3138 हमने 3038 अमृत सरोवर बनाए, और अमृत सरोवरों में अब टूरिस्ट प्लेस भी बनते जा रहे हैं। मतलब ये कहते हैं रूरल टूरिज्म को भी इससे जोड़ा जा रहा है। जो जोधपुर में एक है उसमें नौका भी चल रही है, उसमें कैफेटेरिया भी बनाया हुआ है। ये वहीं का है, कैफेटेरिया बना हुआ है उस अमृत सरोवर पर। इसमें बहुत बड़ा मेला भी लगता है, और लोग बाग इसमें एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं। ये नर्सरी पंचायत भवन है, ये पार्क बनाया हुआ है। ये सब महात्मा गांधी नरेगा से हो रहा है, और सारी गतिविधियां अनुमत हैं। इसमें पैसे की कोई लिमिट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, हर स्कीम में पैसे की कोई सीमा होती है, इसमें कोई सीमा नहीं। ये फलदार पौधे गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। ये एक मियावाकी कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें एक छोटे स्थान पर अधिक पौधे लगाकर हम अच्छा सघन वन बना सकते हैं। ये रोड प्लांटेशन भी है। ये हरियाणा और राजस्थान में आप देखो बहुत अच्छा काम किया है सभी जिलों ने। खेल मैदान, जो खेल संकुल की बात कर रहे थे, ये हमारे महात्मा गांधी नरेगा से ही पूरा बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें सेना वाले जो हमारे होते हैं एक्टिविटी, उनके लिए भी हमने इसमें प्रोविजन किया हुआ है। तो उससे काफ़ी संख्या में सेना में लोग बाग जाने लग गए युवा से। थैंक यू।